व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। वज़ीर नवाज शरीफ की हुकूमत चौथा बजट कल पेश करने जा रही है। और जब ये हुकूमत कायम हुई थी और उसके बाद इमरान खान साहब ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था धांधली को लेकर, तो उसको कोई सोच नहीं सकता था कि हुकूमत शायद अपने 4 साल या इवन 3 साल या इवन 2 साल भी पूरे करेगी। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथा उनकी गवर्नमेंट कल देने जा रही है बजट, और ये इस बात की गमाजी कर रहा है PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से निकल कर उनकी हुकूमत जो है साबित कदम साबित हुई है। और उनके बकौल उन्होंने अपने ना सिर्फ इक़्तिसादी अहदाफ को पूरा किया है बल्कि सियासत में भी उनका सूरज जो है इस वक्त चमकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से लेकर डॉन लीग्स तक सबको पिछाड़ दिया है। इस हद तक कि आज फौज भी, जिसके मतलब कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब के साथ टेंशन पे अपनी जिंदगी गुजारी फौज ने और वाइस वर्सा, वो भी उनके साथ खड़ी हुई है जमहूरियत की खातिर। आज जब इसाक डार साहब ने परफॉर्मेंस पेश की अपनी, तो उन्होंने बताया कि 2013 में माशी शरह नमू 3% थी, लेकिन इस साल तरक्की की शरह उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से 5.28% हो गई। पाकिस्तानी मईशत $300 अरब तजावज़ कर गई। ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 3.46% रही और सनती शोबे की तरक्की 5% रही है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने पेश की। इसके बरक्स भी हक़ाइक़ मौजूद हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इसी को लेकर अपनी तरक्की को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को पेश किया आवाम के सामने साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाते हुए, वो ज़रा सुन लेते हैं। कोई बता सकता है कि भाई इस मोटरवे को यहाँ क्यों खड़ा कर दिया गया लाहौर में, इसको आगे कराची क्यों नहीं पहुंचाया गया, बलोचिस्तान में गवादर से कोयटे को क्यों नहीं मिलाया गया, बलोचिस्तान के अंदर तरक्याती कामों को क्यों नहीं शुरू किया गया? कोई जवाब देगा? पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस क्यों पैदा किया गया? इतनी करप्शन जो पिछले 5 साल दौर में आपने देखी है, उससे पहले भी जो देखी है आपने, कोई सवाल कभी किसी ने किया है? आज तो लोग बोतानबाजी वाले लोग बैठे हुए हैं, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। ये हुकूमत हमारी कोई खुदा न खासा करप्ट होती तो ये मंसूबे इस तरह से बनते। हमारे पास कोई वक्त नहीं है मुखालिफिन के इस रवैये का जवाब देने के लिए। मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। हमारा काम जो है इंशाल्लाह इनके झूठे इल्जाम को धो डालेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में बेसिकली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान अलबत्ता उनके नजदीक तरक्की कर रहा है। हारून रशीद साहब, आप इल्जामात लगाते रह जाएंगे, मुल्क तरक्की कर जाएगा नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। मुझे लग रहा है आपसे मुखातिब थे वो। जी नहीं, वो कर जाए तो बहुत अच्छा है। वो 3.7% थी। जरदारी जैसे नाकाम करप्ट गए गुजरे आदमी, नाअहल आदमी के दौर में, जिसमें राजा परवेज अशरफ जैसे वज़ीर आज़म बन जाते थे, अब है 5.28। और इसाक डार साहब के दादोशुमार पे एतबार भी नहीं है। 1% का घपला तो वो ना भी करना चाहें तो भी करेंगे। और $8 बिलियन इस साल लिए, अगले साल $13 बिलियन कर्ज लेने का इरादा है। CPEC की उनकी मदद इसमें शामिल है। वो कहते हैं हमने कभी करप्शन नहीं की। जरदारी साहब के दौर में थी, उससे पहले थी। सीने पे जरा आप हाथ रख के कहें कि मुशर्रफ के दौर में करप्शन थी इस तरह जैसी जरदारी साहब के ज़माने में और जरदारी के दौर में अगर करप्शन थी और काम नहीं हुआ तो उनका एहतसाब ये क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनसे पूछते? ये सिर्फ ये शहर में बैठा हुआ इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कम अज़ कम 200% घपला किया गया, कम अज़ कम। अगर आप चाहेंगे मैं आपको एदाद-ओ-शुमार ला दूंगा। क्यों नहीं पकड़ते उस हरी टाई वाले पागल से आदमी को जो कल भी गलत कुल हुवल्लाह आज सुना रहा था और उसमें फख्र कर रहा था? हरी टाई वाला सर वो कौन है? वो वजीर दाखिला जो एक जाली सा बनाया हुआ था, जैसे आप वो ज्यादा पिंक पहनते हैं, इसलिए मैंने कहा चल अच्छा हरी पहनी हुई। नहीं, वो हरी टाई पहनता है और अहमक ही हरी टाई पहनते। कभी किसी समझदार आदमी को आपने हरी टाई पहने हुए देखा? रहमान मलिक साहब की बात क्यों नहीं पकड़ते उसको? रहमान मलिक को क्यों नहीं पकड़ते? और जो ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट फाड़ के निकालूंगा, लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। फिर कहा मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। 13 दफा आपने कहा, 1 दफा आदमी गलती करता है, 2 दफा करता है। वो कौन सी तरक्की हुई है जी? वो तरक्की भाई ये होती है कि खतरे गुर्बत के नीचे जो लोग रहे, जैसे चीन में हुई है, मलेशिया में हुई है। सर सड़कें बन रही हैं, लोड शेडिंग खत्म होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने वादा कर लिया, आज कोल पावर प्लांट लगाया है। ऐसे क्यों मुझे आप उकसा रहे हैं? कौन सी लोड शेडिंग खत्म है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं हुई है। मैं नहीं उकसा रहा। उनके कहने से क्या होता है यार? नवाज शरीफ ने कभी सच बोला सारी जिंदगी
कहते हैं मैं जमहूरियत का हामी हूँ। ये जमहूरियत का हामी है यार, ये माशाल्लाह की पैदावार है। कैसी बातें आप करते हैं यार, हैं या तो मुझे उकसाने के लिए आप कर रहे हैं। ये तरक्की है यार, इसको तरक्की कहते हैं। भूख से लोग मर गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा वजीर दाखिला को फोन करें। 8 साल पहले MOU साइन हुआ था रावलपिंडी की बाईपास बनने का। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसके बाईपास नहीं है, वाहिद शहर रुए जमीन पर। और आज मैं इस हाल में दफ्तर पहुंचा हूं कि 3 ट्रकों की लेन्स आगे चल रही थी। 22 अरब रुपया इस सड़क पे लग रहा है जो जाया हो जाएगा। जिस सड़क पे ट्रकों की 3 लेन्स चलती हैं, आप मुझे बताइए वो सड़क बच सकती है? ये 2 साल के बाद दोबारा बन रही होगी 22 अरब रुपया लगने के बावजूद। इसको तरक्की कहते हैं। नवाज शरीफ खानदान के इलेक्शन जीतने के नुक्ता नजर से तरक्याती मंसूबे बनाए जाते हैं और एहसान वो ऐसा जतलाते हैं मैं पख्तूनख्वा में सड़कें बना रहा हूं। ओ भाई, अपने जाती पैसे से बना रहे हैं। कभी दुनिया में ऐसा वजीर आजम आपने देखा है? कभी ऐसा वजीर आजम आपने देखा है जिसकी दौलत मुल्क से बाहर हो? एक आदमी का नाम बताएं, आज नहीं पिछले 100 साल में बताएं, बताइए। राइट, चले सर, जिस दिन चलेगा पता आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी तक तो फिलहाल मेरे सामने कोई नहीं है, तो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर आपकी बात पे। तो हारून साहब ने तो ये अपना मतवा नजर बयान कर दिया। अली अहमद कुर साहब, अवाम को क्या मिला इन 4 सालों में? चौथा बजट पेश करने जा रही है हुकूमत कल। आप अवाम से जब बात करते हैं, अवाम के उसको, अभी मैं अगर व्यूअर्स को बता दूं, इसहाक डार साहब तो तरक्की का इस वक्त ढोल बजा रहे हैं, लेकिन रमजान के आते ही जो आम चीजें हैं जिनसे आम लोगों का वास्ता है, तरक्की हो या तरक्की ना हो, वो ये कि चावल जैसी कमोडिटी जो है वो 95 रुपए से लेकर 110 पे चली गई है। आटा 32 से 42 पे चला गया, आलू 23 से 40 चले गए, प्याज 18 से 25 चला गया, टमाटर 15 से 20 चले गए। जब बाहर के मुल्कों में क्रिसमस वगैरह आती है तो चीज़ें नीचे आती हैं, यहाँ पे रमज़ान शुरू हो रहा है तो हुकूमत का प्राइस कंट्रोल पे कोई नज़र ही नहीं आता असर। अली अहमद कुर साहब, पिछले 4 साल में आम आदमी को क्या मिला? पैनामा वगैरह ये सब तो होते रहे, आम आदमी को नवाज शरीफ साहब ने क्या दिया है? कुर साहब। कामरान साहब, मुझे यकीन है कि जब आपने लफ्ज़ अवाम इस्तेमाल किया तो साफ ज़ाहिर है उससे आपकी मुराद गरीब लोग होंगे, मगर बाद में आपने खुद इसकी तस्सीह कर दी, उसको अवाम की जगह आपने आम आदमी की बात की। तो हम और आप, हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम आदमी की बात करें। ये 4 साल बड़ी अच्छी बात है कि जमहूरियत के हवाले से, जैसी भी लूड़ी जंगड़िया जमहूरियत है उसके हवाले से 4 साल पूरे हुए, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर तरक्की की बात जैसे कि ये लोग कहते हैं, वो तो अशराफिया के लिए हुई है। एक हायरार्की है, वो इक़्तिदार में बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो उनके लिए हुई है। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिला। अभी माशाल्लाह 2 दिन के बाद बहुत ही मुक़द्दस हमारा महीना शुरू हो रहा है जिसको रमज़ान शरीफ कहते हैं। जी, खुदा की, मैं कहता हूँ खुदा के अजाब से डरना चाहिए इन सारे हुक्मरानों को, जो एक महंगाई का एक बौछार आएगा, एक महंगाई का एक क़यामत खेज जो एक सूरत हाल होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस घर में जिसमें बच्चे पढ़ने लिखने के बावजूद बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उस घर में जिसमें हर लिहाज से बीमार लोग भी बैठे हैं, मगर रमज़ान भी है, रोज़े भी रखने हैं और मुक़द्दस महीना है, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो किसी से उधार लेकर या यहीं से किसी जरिए से किसी तरीके से रमज़ान गुजरेंगे। आया उन लोगों को इस मुल्क में कुछ मिला? नहीं। देखिए, वो बात आप करें जो अवाम, हुकूमतें हम किस लिए बनाते हैं जी? हुकूमतें हम तो ये बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, सरदार हैं, इनके लिए तो नहीं बनाते। ये यहाँ बैठे हुए हैं। इस मुल्क में जितनी गुर्बत है, इस मुल्क में जितनी बेरोजगारी है, इस मुल्क में जितने हमारे करोड़ों बच्चे, हमारे और आपके बच्चे, हमारे और आपके भाई जब स्कूल नहीं जाते हैं, किस चीज़ की तरक्की है? कुछ नहीं मिला इस मुल्क में। मैं यही समझता हूँ अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो जिस तरह लोगों के दिलो दिमाग में गम और गुस्सा पैदा हो रहा है, उसको ये नहीं रोक सकते। लेकिन कुर साहब, यही आम आदमी जो है नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को और जरदारी साहब को, जिसको हम अशराफिया कह रहे हैं, इनको वोट देता है, तो फिर ये आम आदमी की तर्जमानी करें। आम आदमी चाहता है ये इस तरह बिहेव करे और इस तरह इलेक्ट होते रहे। इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम नहीं, यही है ना। देखिए, एक कल्चर इन्होंने पैदा किया। मैं बार बार कहता हूँ, और मैं बिल्कुल, मैं किस्सा ख्वानी बाजार में या लाहौर में या कोयटा में या कराची में जो जितने जलसे होते थे, वो तो लोगों ने ज़मीनों पे बैठ के ये सारे जलसे अपने लीडरों की बातें सुनते थे। आज आप एक नया कल्चर आपने पैदा किया है। एक तरफ 20 जो है देगे आप पका रहे होते हैं और बड़े जो है 40,000 20,000 कुर्सियां आपने रखी होती हैं। इसका मतलब आप ये कल्चर पैदा कर रहे हैं कि वो आदमी इलेक्शन लड़े जिसके जेब में पैसा हो।
तो जब आप ऐसे ही आदमी एक ऐसे ही कल्चर पैदा कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए ला रहे हैं जिसके पास पैसा है करोड़ों रुपया है, और वो पैसा जो हराम का पैसा है, और वो पैसा जो MP MNA बनने के बाद हराम के जरिए से उस कमी को पूरा किया जाएगा। आप एक कल्चर बना रहे हैं। इस मुल्क में गरीब को कुछ नहीं मिला है, ना तालीम का म्यार बढ़ा है, ना सेहत का म्यार बढ़ा है। आज भी इस अस्पतालों में आप जाएं, मैं एक दफा लाहौर मियां हॉस्पिटल में गया, मैं खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, इतना बड़ा शहर है, मुझे रोना आया कि मैं किस जगह में आ गया हूं। हालांकि छोटा सा काम था, मैं तो क्या, मुझे तो हाई VIP प्रोटोकॉल मिला, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस जगह में आया हूं। क्या बात कर देंगे सही। जब उस मुल्क में लाहौर जैसे शहर में एक आदमी जो अपनी मरीज को लेकर आया, जो आपके सामने लोग उसमें जो है फर्श पे हॉस्पिटल के फर्श में जो है ड्रिप लगाए हुए बैठे होते हैं। आप इस मुल्क में जितनी भी जाली दवाई हैं, आप इस मुल्क में जाली दवाइयों को नहीं रोकथाम कर सकते। आप इस मुल्क में जो एक मिलावट है, जो एक मैं कहता हूँ इस सबसे बड़ा जुल्म है, उस मिलावट वाली चीजों को आप नहीं रोक सकते। अब तरक्की की बात, बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। कौन सी जमहूरियत है बलोचिस्तान में? आप कहते हैं जो मैंने जब लफ्ज लूली लंगड़ी जमहूरियत मैं करता हूँ, ठीक है होगी। बलोचिस्तान में तो कोई जमहूरियत नहीं है। इसमें तो इस मुल्क में, इस मुल्क के इस फेडरेशन के इस हिस्से में तो इक़्तिदार दूसरे लोगों के पास है। आज भी हम नौमान का मसला है, आज भी लोग जो हैरान है कि हम क्या करें। तो इस लिहाज से आप अगर करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आम आदमी को जब कुछ नहीं मिला तो मेरी तरफ से ये समझना कि मैं उनकी तारीफ करूंगा नामुमकिन बात है। राइट। तो इस मुल्क में गरीब आदमी को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कुर्स साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें मजहर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया और जनरल अमजद शुएब साहब बोले। जनरल साहब अगर आपकी तरफ में आ जाऊं, ये हारून साहब और कुर्स साहब का तजिया सुनने के बाद लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में इस मुल्क के आम आदमी को कुछ नहीं दिया। अब ये बात सही है या गलत है, लेकिन ये उनका तजिया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अगर ऐसा भी हुआ है, अगर इन दोनों साहिबान की बात दुरुस्त भी है, तो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि फौज और हुकूमत के दरमियान जो मामलात ख़राब रहे, कभी धरने को लेकर, कभी डॉन लीक्स को लेकर, कभी पैनामा को लेकर, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट का फोकस जो है वो आम आदमी के बजाय अपनी हुकूमत बचाने में लगा रहा? और आपको क्या लगता है कि फौज को फिर वो रोल प्ले करना चाहिए था, जो खास तौर पर राहिल शरीफ साहब के दौर में बज़ाहिर नजर आ रहा था कि धरने वालों को एक मॉरल सपोर्ट दी जा रही है और उनको कहा जा रहा है इनको छेड़े भी ना, इनको उठाए भी ना, और उस बुनियाद पे वो धरना 120 दिन प्रोलॉन्ग भी हो गया। इस तरह डॉन लीक्स को इतना हवा बना दिया गया राहिल शरीफ साहब के दौर में, और बाद में आके मौजूदा चीफ ने उसको रिजॉल्व किया। तो क्या इसका भी कंट्रीब्यूशन है सिविल मिलिट्री तनाव का, इंडिया की पॉलिसी में नवाज शरीफ साहब को दबाया जाना फौज की तरफ से, इस वजह से भी प्राइम मिनिस्टर का फोकस नहीं रहा आम आदमी पे, या वजूहात कुछ और है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक धरने का ताल्लुक है उसको तो अब तकरीबन 2.5 साल, 2.25 साल हो चले हैं जी, और इतना दरमियान में वक्त गुजर गया। अगर कुछ करना था तो इसमें कर लेते। और इसी तरह धरने के वक्त में भी, और या उससे पहले आप देख लीजिए कि जनरल कियानी के दौर में ये आर्मी बार बार कहती रही है कि जो भी जमहूरी प्रोसेस चल रहा है हम इसके साथ हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी अगर ख़तरे में है, कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर भी आप अपने होंठ बंद रखेंगे, चुनाचे उसका जिक्र आ जाता है। अब जनरल राहिल शरीफ ने अपने वक्त में गवर्नेंस की बात की थी, क्या उसके 2 दिन 3-4 दिन बहुत वावेला मचा, और 4 दिन के बाद आपके चीफ जस्टिस ने वही गवर्नेंस का रोना रोया तो दुनिया खामोश हो गई। तो आपको, मुझे पता नहीं है कि गवर्नेंस के क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ मैं सैकड़ों एनालिसिस देख चुका हूँ टेररिज्म के वजूहात के ऊपर, और इसके ऊपर ये थिंक टैंक्स के साथ बैठ के मैं काम करता हूँ। जी जी, वहाँ ले दे के बात आती इसी पे गवर्नेंस के इशू पे कि आप लोगों को मेरिट पे नहीं उनके काम करने देते। आपके लिए सिफारिश और रिश्वत ज़रूरी है, मेरिट जो है वो कहीं नहीं है, इंसाफ नहीं है, या अगर इंसाफ का हसूल करना है तो आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन वो आपके मुकदमा चलते रहेंगे। तो ज़िंदगी आम आदमी की इतनी मुश्किल है, अगर वो मैंने बात कह दी तो मैंने क्या, इसका मतलब मैंने टेक ओवर करने के लिए कहा? भाई आप अपना मामला दुरुस्त करें। नहीं, लेकिन सर जनरल साहब मैं कह रहा हूं आपके नजदीक ये जो आज फाटा का किस्सा, जी 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 फरमाइए। अब मैं अगर कश्मीर की बात करता हूं, या अगर आर्मी कहे आप मुझे बताइए मौलाना फजल रहमान ने कमेटी लेके बैठे हुए क्या काम किया उन्होंने 5-4 सालों में? पिछले कुछ भी नहीं। कश्मीर के बारे में उन्होंने कर इतना सा भी काम किया तो मुझे कोई बता दे। अब अगर आपने उसको पॉलिटिकल रिश्वत देके बिठाया हुआ है वहां पे, तो आपके अपने लिए तो वो कारआमद है, लेकिन मुल्क के लिए क्या हुआ? और फिर इसी तरह आप देख लीजिए कि अगर इंडिया के साथ आपके मसाइल हैं,
कोई चीजें हैं, तो इंडिया तो आपको किसी चीज में रियायत नहीं कर रहा, आप मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। तो ये चीजें अगर कोई इसका जिक्र करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जमहूरियत की कश्ती को उल्टाना चाहते हैं। हम उस जमहूरी माशरे में बैठे हुए, जमहूरियत के नाम पे जो बैठे हुए हैं, उनको झंझोड़ते हैं कि भाई अपना काम करो। कुछ काम हुआ है। अभी आज आप देख लीजिए, अभी बिजली की बात हो रही थी, लोड शेडिंग की बात हो रही थी। आज बिजली का बुरहान पहले से कम है इस लिहाज से कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है। फैसलाबाद में जरदारी साहब के वक्त में आप देखें कि क्या हाल होता था। मुख्तलिफ शहरों में आप देखिए कि इंडस्ट्री रोज बंद होती थी। अब इंडस्ट्री का मसला आपके देख लीजिए बहुत हद तक आज सुलझ गया है। अगर मैं इस दौर को जरदारी साहब के दौर से कंपेयर करूं तो वो तो निरी तबाही थी, उससे बेहतर है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या अवाम तक इसके फवायद पहुंच रहे हैं, वो ना पहले कभी पहुंचे थे ना आप पहुंचेंगे। अवाम तो उधर के उधर ही खड़े हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया, ये नेशनल कैरेक्टर ही बिगड़ चुका है कि जैसे रमजान आता है बजाय खौफ खुदा तारी होने के कंट्रोल नहीं कर पाते प्राइस को, काम शुरू कर देते। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया साहब। वो भी कोई नहीं करता, लेकिन अपना भी जमीर लोगों का सोया हुआ है। वो भी तो आप देखिए ना कि माशरे का हाल क्या कर दिया हमने। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, मैं वैसे गवर्नमेंट चौथा बजट कल पेश करने जा रही है, उस पर राय ले रहा था, लेकिन मैं सवाल को और फैलाना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, उनको आवाज़ मेरी नहीं आ रही तो मैं एक मुख्तसर वक्फा लेता हूँ, उसके बाद व्यूअर्स पैनल से बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज इसाक डार साहब ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इस ईयर की पेश की, कल बजट पेश करने जा रहे हैं और नवाज शरीफ हुकूमत का चौथा बजट होगा ऑब्वियसली। मजहर अब्बास साहब, हम परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर रहे थे, लेकिन मैं सवाल को थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपके नज़दीक आम आदमियों को कितना रिलीफ मिला इन 4 सालों में, लेकिन ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद बड़ी क्रिटिसिज्म की है कुर्द साहब ने भी, जनरल साहब ने भी और हारून रशीद साहब ने भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और 4 साल में आम आदमियों को कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके नज़दीक अगर आज इलेक्शन होता है या 2018 में इलेक्शन होता है तो कौन से 2 कंटेस्टर्स आपके सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं? बहुत से लोगों को इमरान खान और नवाज शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन आप एवेल्यूशन करें अगर इन दोनों की तो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और क्या वीक पॉइंट्स हैं इस वक्त परफॉर्मेंस की बेसिस पे दोनों की? देखिए, एक तो बहुत सिंपल सा है। अभी सारे लोग बात कर रहे थे और हम सारे लोग अगर अपने आप को देखें तो हम खुद भी आम आदमी से डिस्कनेक्ट हैं। हम में से कितने लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो आम आदमी के इश्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं? नहीं करते। इसलिए कि आप आम आदमी के इशू पे प्रोग्राम करेंगे तो आपको कल एक नोटिस मिल जाएगा कि भाई आपकी रेटिंग नहीं आती। तो हम खुद आम आदमी से डिस्कनेक्ट हैं। हम ज़रा से हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम अपने आप को आम आदमी की सफ से अलग कर लेते हैं। हम कतार में लाइन में खड़े होने को अपनी इंसल्ट समझते हैं कि मैं समझता हूँ मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरा अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये एक रवैया है, मजमूई रवैया है। अब कुर्द साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अल्टीमेटली लॉयर्स मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो मियाँ नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। तो उस वक्त ये बातें नहीं की जाती थी उस वक्त, क्योंकि हमारे मकासद दूसरे थे। शायद एक कुर्द साहब की बड़ी जद्दोजहद है, उनके साथियों की बड़ी जद्दोजहद है। एक सिस्टम में हो सकता है बेहतरी आ जाए। जिस तरह अभी जनरल शोएब साहब कह रहे थे कि अगर मैं पीपल्स पार्टी के दौर को आज के दौर से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बेहतरी आई है सिचुएशन में जो आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले की सिचुएशंस थी। तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन अगर जो आपने सवाल किया है, देखिए इमरान खान का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान अनटेस्टेड है। इमरान खान एक ऐसा ऑप्शन है कि जिनको अभी टेस्ट नहीं किया गया है और रिलेटिवली अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें तो रिलेटिवली वो परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आती है। मियाँ नवाज शरीफ को ऑलरेडी हम, हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ को जब हम कहते हैं कि उनको 3 मरतबा टेस्ट किया गया तो उसमें 2 पीरियड्स तो ऐसे रहे हैं जो 2-2 साल 2.5 साल के रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक गवर्नमेंट रही है। उनको हम टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये 4 साल उनके कैसे रहे हैं, उनके 2.5 साल कैसे रहे थे। तो हम उसका जायज़ा ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज में ले सकते हैं। इमरान खान एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये चॉइस है
कि मैंने पीपल्स पार्टी को आजमा के देख लिया। लेकिन मदर साहब, मैंने नून लीग को आपको आजमा पता, के आपको देख तो लिया, मैं आपको भी मुतमईन पता ही है नहीं कि हूं क्या- इलेक्शन एट लार्ज लड़ा जाता है जो इलेक्टेबल्स की बेसिस पे, और अभी इलेक्टेबल्स का भी देखना होता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेंथिंग पॉइंट होगा। आपके नज़दीक इमरान खान में भी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इलेक्टेबल्स जो है उनकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, दूसरी पार्टीज के, या नहीं? देखिए, मैं तो कामरान ये कहूंगा कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इलेक्टेबल्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो कोई बड़ी तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे। इसका मतलब ये कि अगर वो सिंध में लियाकत जतोई पे रिलाय कर रहे हैं, अगर सिंध में वो फंक्शनल लीग के कुछ लोगों पे रिलाय कर रहे हैं, अगर वो गुलाम मुस्तफ़ा खर पे रिलाय कर रहे हैं, अगर वो उन लोगों पे रिलाय कर रहे हैं जो किसी न किसी तरह स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, तो इमरान खान 2011 की पोजीशन से अपने आप को डिविएट कर गए हैं। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो इलेक्टेबल्स में जाएंगे तो फिर तो मियां नवाज लेकिन मदर साहब, नवाज शरीफ ज़्यादा साहब बेहतर ने electables जीत के हैं। दिखाया इलेक्टेबल्स के साथ, तो इलेक्टेबल्स और नए लोगों को रखना तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें बुरी बात क्या है? पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है ये। हाँ, लेकिन उसमें हाँ, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर, आपने तो पॉलिटिकल कल्चर को सिराजुल हक साहब जो कहते हैं कि मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूं, लेकिन आजाद कश्मीर सर वो फिलहाल में 2018 तक तो नहीं बदलता ना, हम तो 2018 की बात कर रहे हैं, 50 साल की बात नहीं कर रहे। नहीं, तो फिर अभी तो यही सिस्टम है जी। हाँ, लेकिन देखिए जब इलेक्टेबल्स की तरफ जाएंगे तो इलेक्टेबल्स में जब आप देखेंगे तो फिर मुझे नवाज शरीफ के साथ इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पावर में हैं। राइट। तो जब कंपटीशन इलेक्टेबल्स का हो जाएगा तो जिसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल्स हैं वो फिर जीत जाएगा, लेकिन फिर सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, ये सवाल मेरा आपसे कि इमरान खान कामरान साहब जी, कामरान साहब जी सर, कामरान साहब, मजहर साहब ने एक बात की, बहुत मैं इनका एहतराम करता हूँ, इनकी राय को मैं हमेशा गौर से सुनता हूँ। एक बात इन्होंने कहा, मेरे ख्याल में सही बात नहीं कही। इन्होंने वकला की तहरीक के हवाले से कहा कि नवाज शरीफ साहब उस वकला लीड कर रहे थे, उसको आपको नहीं पता था वो कैसे बंदे लीड नहीं देखिए, मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब पहला लॉन्ग मार्च था जिसमें ना एजाज चौधरी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, सिर्फ लाहौर से उन्होंने हमें एक बार वेलकम देके हमको मतलब आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ हमें रुखसत किया था, मगर वो लॉन्ग मार्च आपने देखा था कि वहीं जाके दबा। ये अगर आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ का उसमें कोई हाथ था, नवाज शरीफ साहब का कोई इसमें हमें एड थी, कोई हम पे सरपरस्ती थी, मैं कतन बहुत वाज़े अंदाज में कहता हूँ गलत है। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि जिसने हमको कभी डायरेक्शन दी हो, किसी ने हमको बताया हो। अब ये है कि जब उनके अपने मकासद से आपका अपना ऑब्जेक्टिव था, ठीक है सर, ये पॉइंट जी। सिर्फ उन्होंने लाहौर से हमें जो है एक वार वेलकम के साथ जो है, बिल्कुल ठीक है सर, ये क्लैरिफिकेशन आ गया आपकी तरफ से जी, बिल्कुल ठीक है। हारून रशीद साहब, इवेल्युएट करेंगे नवाज शरीफ और इमरान खान को नेक्स्ट इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? और देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि चूंकि इलेक्टेबल्स को ला रहे हैं इसलिए वो लोग उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे। नॉन इलेक्टेबल्स को लाना चाहिए, उन्हें लाना चाहिए जो जीत सकते ही ना हो। देखिए, हमारे सामने एक रोल मॉडल है कायद-ए-आज़म का। पिछले 300 साल में अगर वो सबसे बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, सबसे बड़े सियासी मुदब्बर नहीं थे, तो सबसे बड़ों में से एक ज़रूर थे। इलेक्टेबल्स में से जो बेहतर हों, तब्दीली अवाम की कुव्वत से लाई जाती है। कायद-ए-आज़म के साथ तलबा थे, यंग लोग थे, और अल्टीमेटली 75.6% लोग थे। काज आपका ठीक होना चाहिए। इमरान खान एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, और ये बात सही नहीं है कि थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर नहीं है। 1 लाख बच्चे स्कूलों के, हालांकि टीम बहुत बुरी थी, टिकट बहुत बुरे दिए थे, तजुर्बा नहीं था। 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में से प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में चले गए। अगर ये काम शहबाज शरीफ ने कर दिया होता तो सर पे हाथ रखे हुए 99% जर्नलिस्ट उसके कसीदे बयान कर रहे होते। मीडिया के साथ ताल्लुकात ही नहीं है इमरान खान के, समझ ही नहीं है। पुलिस उसने डीपोलिटिसाइज कर दी, हॉस्पिटल बेहतर किए, जो काम किसी ने अच्छा किया। सर, ये इलेक्शन में उनके लिए फायदेमंद होगा, ट्रांसफॉर्म होगा जो बातें आप फरमा रहे हैं? नहीं, वो तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, देखिए, अच्छा, मेरा आपसे सवाल है हारून साहब एक और। सर, अभी मदर साहब ने कहा क्योंकि नवाज शरीफ साहब पावर में है तो इलेक्टेबल ज्यादा उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन अभी जो जेआईटी बनी हुई है, नहीं ऐसा नहीं होता। सर मेरी अर्ज सुन लें हारून साहब, मैं ये कह रहा हूं जो अभी जेआईटी बनी हुई है, अगर 60 दिन में ये जेआईटी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाए
तो फिर तो पावर नहीं रहेगी। नवाज जी अच्छा, आज आप मेरी बात मानेंगे तो नहीं, जिस तरह पूरा प्रोफेशन के लोग मेरी ये बात नहीं मानते थे कि इमरान खान एक दिन लीडर बनेगा, एक भी नहीं जर्नलिस्ट मानता था 16 साल तक। 16 साल के बाद माने। नवाज शरीफ तो हुकूमत में रह सकता ही नहीं है, कोई सूरत ही नहीं है। उकताहट का एलिमेंट उसके खिलाफ चला गया है, उसकी शक्ल देख के हम बेजार हैं। बात यह है पनामा में वो निकल जाएगा, फर्ज कीजिए नहीं निकलता, यकीन से तो हम नहीं कह सकते। इलेक्शन हार जाएगा, इलेक्शन भी नहीं हारता, इलेक्शन जीत जाए, 2 साल से ज्यादा आप लिख लीजिए कि वो हुकूमत कर ही नहीं सकता। ओ भाई बेजार हो जाते हैं लोग। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बुनियादी उसूल है, इसको जाना है नवाज शरीफ को हर हाल में। अलबत्ता अगली शक्ल क्या होगी, मखलूत हुकूमत होगी, क्या होगा, कोई हादसा हो जाएगा, वो मैं कह नहीं सकता। नवाज शरीफ के लिए जमीन तंग होने वाली है। आपका पॉइंट ये। अली अहमद कुर साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का मुवाजना करें, क्योंकि दोनों इस वक्त जो है वो मेन कंटेस्टेंट हैं पावर के, तो किस तरह इवैल्यूएट करते हैं आप दोनों को? कामरान जी जनरल साहब। देखें कामरान शाहिद साहब। कामरान जी सर, एक मिनट जनरल साहब, प्रोग्राम में बैठा हूँ। कोई सर मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ, इनके बारी बारी आ रहा हूँ, पूरा टाइम दूंगा आपको, ये मेरा वादा आपसे। कामरान शाहिद साहब, मेरे नजदीक दोनों में कोई फर्क नहीं, और मैं जो कह रहा हूँ वो मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप इमरान खान साहब से पूछ रहे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब से, असफंदयार वली से, महमूद खान अचकज़ई से, ये सारे सरदार नवाब, इन्होंने कभी जिंदगी में कभी वो मजदूर की जो मेहनत करने के बाद जो जिस्म में थकन होती है उसको देखा है, उसको महसूस किया है, उसके बारे में कुछ सुना है? इन्होंने कभी गुर्बत, इनके घरों में तो ख़ानदानों में कभी ज़िंदगी में आई नहीं, कभी किसी के गुर्बत के ऊपर इन्होंने अफसोस का इजहार किया? इनको पता है कि गुर्बत क्या होती है, इनको पता होता है कि घर में अगर बीमार आदमी, माँ बाप अगर पड़े हों, उनके लिए पैसे कैसे जमा किए जाते हैं, हमसाये के घरों से कैसे चीनी और कैसे आटा लिया जाता है, कैसे इनको पता है? मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है, ये आए या वो आए, और आम आदमी भी ये कहता है। मैं आपको आम आदमी की बात कहता हूँ, इनमें से किसी को इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर हमारे सरों पे चिमटे हुए, हमारे सरों पे बैठे हुए। अदलिया अपने तौर पे आज़ाद है, अदलिया के लिए भी कोई हिमायत नहीं है। सारे पाकिस्तान में लाखों लोग रोज़ाना अदालतों में जाते हैं और अपने रूहों के ऊपर जख्म लेके वापस आते हैं। फौज अपनी मर्जी कर रही है, सहाफ़ी अपनी मर्जी कर रही है, मीडिया अपने बादशाह बैठे हुए हैं। इस मुल्क में अवाम की बात कोई नहीं करती। मजहर साहब ने सही कहा, जो अवाम की गरीब की बात करती है तो उसका लेवल कम हो जाता है, उसकी रेटिंग कम हो जाती है। मगर ये मुल्क आपको गरीब को लेकर चलना पड़ेगा। गरीब को अगर आप लेकर नहीं चलेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा, किसी सूरत नहीं चलेगा। आपको लोगों के दुख दर्द को महसूस करना होगा, ऐसे करीब जाके महसूस करना होगा। सिर्फ लफाजी करके, सिर्फ तकरीरों में कह के, आजकल तो तकरीरों में भी कोई बात नहीं कहता। तकरीरों पे भी मैंने किसी लीडर को ये बात, गरीब की बात करते हुए नहीं देखा। क्या सियासत है? आप अगर जब गरीब की बात नहीं करेंगे, जब आप इस मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत जो 90% से ज्यादा है, जब उसकी बात नहीं करेंगे तो आप सियासत तो नहीं कर रहे, आप तो इक़्तिदार के। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। कुछ साहब आप कह रहे दोनों ही सारे एक जैसे हैं। राइट, जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। एक जैसे सब एक। राइट जनरल साहब, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो मैं चाहूंगा आप जरूर इवेल्युएट करें इमरान खान और नवाज शरीफ को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, और दूसरा ये भी बताइए कि जो GIT है ये किस हद तक नवाज शरीफ साहब की लिए जो है ना वो वन वे और दी अदर वे आर पार हो सकती है इन इलेक्शंस को लेकर, उसका फैसला जो है। जी देखिए, पहला जो सवाल आपका इमरान खान के बारे में है और नवाज शरीफ आप दोनों। देखिए कि वो धरने में गया। जी जी धरना इमरान खान ने किया, और पहले ही जो सबसे आखिरी उसकी डिमांड हो सकती थी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा, वो लेके बैठा, और फिर उसके बाद अगर वो इस्तीफा नहीं मिलता तो उसने पीछे ही हटना था। ये उसकी स्ट्रेटजी, जो भी हारून रशीद साहब कह रहे थे, फेल हो गई। ये उसकी सोच बताती है कि वो उसमें फेल किया, मतलब स्ट्रेटजी गलत थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन एक नारा उसका बहुत अच्छा था, और वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। उसके बाद कोई कमेटी बन गई और ये सारे ठंडे हो गए, और आज दिन तक इन्होंने बात नहीं की। आज नवाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं, लेकिन जो टोटल वोट हमें कास्ट हुए उस इलेक्शन में 2013 के, उसके 17% वोट इन्होंने लिए थे PMLN ने, और 17% वोट लेके ये मुल्क के हाकिम आला बने हुए हैं। क्या ये इलेक्शन सिस्टम होता है? इलेक्टोरल सिस्टम आपका अगर यही रहे, स्टेटस को जो इनको सूट करता है, ये तो नहीं तब्दीली चाहेंगे, तो ये हुक्मरान होंगे, फिर इनकी औलादें होंगी, और आप इसी तरह बैठे प्रोग्राम करते होंगे कि गरीबों का क्या बना।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर आपने निज़ाम को बदलना है, अगर आपने नए लोगों को मौका देना है, अगर आपने औलादों से जान छुड़ानी है, ये वरासत की जो सियासत है इससे जान छुड़ानी है, तो पॉलिटिकल सिस्टम दुरुस्त करने का तरीका ही एक था कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है बड़ी लार्ज स्केल लेके आए ताकि एक आम आदमी इलेक्शन लड़ सके, और फिर कोई शायद इसमें एक दो राउंड्स हों जिससे सर हर पार्टी में टाइकून्स बैठे हुए, तहरीक इंसाफ से लेके पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, उनको सूट ही नहीं करता नहीं, लेकिन आम आदमी इलेक्शन लड़ सके। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये नारा लगाया था, लेकिन उसके बाद 3 साल उन्होंने नाम नहीं लिया। सर उनकी पार्टी में तरीन बैठे हैं, शाह बैठे हैं, सोच बड़े बड़े एलीट बैठे हैं। बहरहाल आपके मुल्क का वो तब्दीली जिसकी बात करते हैं वो आएगी कैसे? वो आ ही नहीं सकती जब तक कि आप यही सिस्टम लेके अगर आप चलते रहे तो ये तो यही चेहरे आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मजहर बात साहब, बात ये है जीआईटी की आपने बात की। जी जीआईटी की कोई क्लिप बता दीजिए। जीआईटी की आपने बात की थी जी। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं कि मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं है। जिस एतमाद से मियाँ नवाज शरीफ तकरीरें करते फिरते हैं और जाके पैसे बांटते हैं, प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह करते हैं, मुझे यूं लगता है कि उनके जहन में कुछ है कि उनको उनका बचबचा हो जाएगा। राइट। अगर जरा सा भी उनको खौफ खतर होता तो वो इस तरह की स्पीच मुझे जलसों में न सुनने को मिलती। मजहर बात साहब, जीआईटी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? जनरल साहब बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आया सर। जीआईटी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी आइंदा इलेक्शन में, इसका रिजल्ट जो है? क्योंकि जिस तरह हुकूमत रिएक्ट कर रही है, लग रही है हुकूमत तो बहुत वरिड हुई हुई है, कभी वो अरकान पे सवाल उठा रही है, कभी सवाल करने में हरासा हो रही है। मजहर अब्बास साहब देखिए, जीआईटी क्या, जीआईटी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो शरीफ फैमिली के लिए मेक और ब्रेक वाला है। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके ख़िलाफ़ जाता है। मियाँ नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हसन और हुसैन के हवाले से कोई फ़ैसला आता है, तो ये डायरेक्टली जो है एक तरफ तो मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और उतने ही तहरीक इंसाफ के लिए मोराल बूस्टिंग होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि एक बड़ी ब्रीड, अगर इस तरह का फैसला आता है तो एक बड़ी ब्रीड जो है वो तहरीक इंसाफ को में शमूलियत इख्तियार करेगी, बहुत सी जमातों के रहनुमाओं के। ये डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मियाँ नवाज शरीफ इस सिचुएशन से निकल जाते हैं तो मैं नहीं ये समझता, पॉलिटिक्स सियासी तारीख ज़रूर होगी, लेकिन हमने अपनी सियासी तारीख में तो ये देखा है कि पीपल्स पार्टी तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद फिर कम बैक कर लिया पीपल्स पार्टी ने, माँ सिवाय इसके कि 2013 में जो उनको सेट बैक हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ तो पीपल्स पार्टी भी 3, 4, 5 मरतबा इख्तिदार में आई है। लेकिन सर वो कन्विक्ट तो नहीं हुए जरदारी साहब, 11 साल जेल गुजार के भी कन्विक्ट नहीं हुए। अगर यहाँ जीआईटी कन्विक्ट कर देती है प्राइम मिनिस्टर को तो मामला डिफरेंट हो जाएगा ना फिर, इस तरह यूसुफ रज़ा गालिब डिस्क्वालीफाई हो गए। यहाँ कामरान, यहाँ मसला कन्विक्शन का नहीं है, पाकिस्तान में मसला परसेप्शन का होता है। जरदारी साहब 11 साल जेल में रह के भी उनके बारे में परसेप्शन तो नहीं तब्दील हुआ, तो जब परसेप्शन बन जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत काउंट करता है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आपने, बिल्कुल ठीक। आप क्या प्रोपेगेंडा कह लें या एक्सप्लॉइट लें, राइट, बिल्कुल ठीक सर। ये आप हारून रशीद साहब, जीआईटी का फैसला अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आ जाए तो हो सकता है परसेप्शन में वो हीरो बन जाए, और आपका क्या टेक है? जीआईटी को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा। हीरो कहां से बनेगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके लोग कोई उससे खुश हैं अरकान असेंबली, आप मिलते हैं अरकान असेंबली से? जी मैं नहीं मिलता। उसे छोड़ जाएंगे। नायत तौहीन अमेज रवैया, हर एक के साथ उनका तौहीन अमेज रवैया, जितने ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं उतने लोगों की तौहीन करते हैं, ख़त्म हो जाएगी। नून लीग जो है, ख़त्म तो नहीं कहना सही लफ्ज़ नहीं है, बहुत वीक हो जाएगी। और नवाज शरीफ जाएंगे कि इमरान खान की स्ट्रेटेजी तो अच्छी नहीं है, कारकर्दगी उसकी इनसे बहुत बेहतर है, सूबे में स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हादसा होगा जिसके बाद इमरान खान को रोकना बहुत मुश्किल होगा इनको। राइट। कुर्द साहब, अगर ये सवालनामा जो आया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये अच्छे गोलमोल जवाब आते हैं प्राइम मिनिस्टर उनके बेटों की तरफ से, या मुकम्मल जवाब नहीं आते, तो उसके बावजूद भी कोर्ट जो है इसमें फैसला देने के लिए बाउंड है कि 3 रुकनी बेंच फैसला देगा? और कितना मुश्किल मरला है ये कोर्ट के लिए इसको डिसाइड करना, इस मैटर को, इस तरह जब आपके पास शायद पूरे सबूत। देखे कामरान शाह साहब जब अदालत की बात करते हैं तो हम उसमें लफ्ज कहते हैं कि उनका अदालत का वक्त बड़ा कीमती होता है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत, एपेक्स कोर्ट ने कई महीनों के वक्त ज़ाया करने के बाद जब 10-10 लाख रुपए के सैलरी लेने वाले जज साहबा ने कुछ नहीं किया, तो 18 ग्रेड वाले क्या करेंगे? अच्छा, ये आपका ये पॉइंट है। राइट। जनरल साहब, आप भी ऐसे सोचते हैं? जीआईटी से कुछ नहीं, आप तो खैर आप कह ही चुके हैं, आप ये सोचते हैं? जी, मैं देखिए मेरी बात सुनिए,
आप देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। अगर कोई इंक्वायरी या कोई भी हमने कमेटी कोई किसी मकसद के लिए बनानी है जिससे कोई फ़ायदा हो, तो पहली चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी चेयर में नहीं होना चाहिए था, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इखलाकी तौर पे भी और इंतज़ामी तौर पे भी, क्योंकि फिर आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत सारे लोग इस ख्याल को, इस पे इत्तफाक करते हैं कि जितने भी लोग JIT में मौजूद हैं, आर्मी के 2 लोग छोड़ के बाकी के सारे वो उन अदारों से हैं जो हर सूरत हुकूमत के नीचे हैं। और लेकिन ये उनमें से JIT 2 पे खत्म हो एतराज़ है। जाएगी 2 महीने में। जजेस भी 1-2 साल में इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जिसकी 10 साल 15 साल सर्विस रहती है वो किसी न किसी एक शक्ल में बात मैं शहबाज अर्ज करूं शरीफ कामरान और साहब। जी हारून साहब, नवाज शरीफ इधर ही फरमाइए। होंगे और हारून वो साहब की बात यही बहुत मौजूद जल्द होंगे, बहुत उनका मायूस उसके ज़ेर-ए-ताब आएंगे ये लोग। ऐसी सूरत हाल नहीं है। कहाँ? अच्छा, ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसी जनरल साहब कह रहे हैं। पहली बात यह, फौज के अच्छा। लिए इसके सिवा ऑप्शन ही कोई नहीं कि सही राय दें। सही से मुराद सही है, किसी के हक में यह खिलाफ नहीं है। और JIT के जो चीफ है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हुकूमत उल्टी लटक जाए, और मुझे बात चीज़ों का इल्म है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कोशिश की भी इन्होंने, उल्टी भी लटक जाए, जो सही होगा वही वो करेगा। राइट। मदर साहब, आपका क्या टेक है इस पे, JIT के मामले पे? जिस तरह हुकूमत कैट एंड वो होता ना चूहे बिल्ली का खेल, वो शुरू हो गया कि वो कह रहे हरासा किया जा रहा है, काम सही नहीं हो रहा, मेयार पे पूरा नहीं उतर रही, 2 अरकान पे तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। मदर साहब, व्हाट्स योर टेक? अदालत के लिए कितना मुश्किल होगा ये मरला? कामरान देखें, इसमें एक बात बड़ी अहम है, ये कि जो 13 सवालात हैं वो मियां नवाज शरीफ और जो उनके 2 बच्चे हैं उनको भेजे गए, मरियम को नहीं भेजे गए, मरियम नवाज साहिबा को। जी। इसका मतलब ये है कि क्या JIT मरियम नवाज से क्वेश्चनिंग नहीं करेगी, और अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि क्या मरियम नवाज इस पूरे उससे बेल आउट हो चुकी है? बड़ा अहम सवाल आपका। ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात यह कि JIT, बिल्कुल JIT पे सवाल उठाए जा सकते हैं, जिस तरह तारिक शफ़ी साहब ने, मुझे नहीं पता कि तारिक शफ़ी साहब ने जो बात की है उसमें कितनी जान है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तो JIT के मेंबरान भी उधर होंगे, वो उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मदर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सॉरी, JIT काफ़ी देर से मुझे ब्रेक लेनी है।